बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे 21 चैप्टर के स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। कह रहा वाई आर द हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो उसकी वजह यह है कि हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा था कि ऐसे न्यूक्लियाई ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा है। तो एटॉमिक नंबर के 82 से ज़्यादा होने का मतलब यह है कि उनमें प्रोटॉन्स की तादाद भी 82 से ज़्यादा होती है। अब इन प्रोटॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन की फ़ोर्स है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ओवरकम कर जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन जो है वो रिलीज़ करते हैं। फिर उसके साथ है इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1 year डज दिस मीन दैट इट विल बी कम्प्लीटली डिकेड आफ्टर 2 years। अगर किसी न्यूक्लियस का हाफ लाइफ 1 साल है तो इसका क्या मतलब है कि ये 2 साल के बाद मुकम्मल डिके कर जाएगा? तो हरगिज़ नहीं। हमने पढ़ा था किसी एलिमेंट को मुकम्मल डिके करने के लिए इन्फिनिट टाइम चाहिए। तो इनफाइनाइट टाइम 2 साल तो नहीं है, तो इसलिए ये मुकम्मल डिके नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता ये फाइंड कर सकते हैं हम कि कितने परसेंट डिके कर जाएगा और कितने परसेंट अनडिकेट रह जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ़ जो एटम्स हैं वो n0 हैं, नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ्स। तो वो फार्मूला हमने पढ़ा था 1/2 रेज़ टू पावर n इंटू n0। अच्छा, n की वैल्यू 2 क्यों रखी? क्योंकि 2 साल उसने कहा, हाफ लाइफ 1 साल थी, 2 साल के बाद 2 हाफ लाइफ्स जो है उसकी गुजर गई। तो नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, तो ये n की वैल्यू 2 लिख दी हमने, तो 1/4 आ गया n0। अगर आप इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं कि कितने परसेंट अनडिकेड जो है वो रहे, तो आप लिखें नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 100। नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स तो ये है 1/4 और n0। नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स n0 थे, और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा n0 से n0 कट गया, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो इसका आंसर 25% रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 साल के बाद 25% एटम जो है वो अनडिकेट रह जाएंगे और 75% जो डिके कर जाएंगे। तो दूसरा फार्मूला ये है, रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो है n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻ t। ये n जो है नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स हैं, तो अगर t इन्फिनिटी होगा तो ये पूरी टर्म हमारे पास ज़ीरो होगी। तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि अगर टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा फिर अनडिकेड एटम ज़ीरो होंगे, यानी कम्प्लीटली डिके करेगा। तो टाइम तो 2 साल हुए हैं, तो इसलिए वो मुकम्मल तौर पे डिके नहीं कर सकता। इसके बाद है what fraction of radioactive sample decays after 2 half lives elapsed। 2 हाफ लाइफ्स के जो है वो गुजरने के बाद कितनी जो फ्रैक्शन है वो डिके कर जाएगी? तो देखें, नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम, ओरिजिनल नंबर ऑफ़ एटम्स n0, नंबर ऑफ़ अनडिकेड एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ्स, उसका फार्मूला 1/2 रेज़ टू पावर n, और साथ में इधर n0 आ जाएगा, यहाँ पर साथ में इधर ये n0 भी आ जाएगा। ये एक मिनट जी, n0 और नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स, तो n की वैल्यू, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को रिप्रेजेंट करता है, n की वैल्यू हमने 2 लिख दी, n की वैल्यू 2 लिखी तो हमारे पास 1/4 n0 आ गया। अब नंबर ऑफ डिकेड एटम्स फाइंड करना है। देखिए, नंबर ऑफ अनडिकेड 1/4 n0 है। नंबर ऑफ डिकेड फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से
जो अनडिकेड एटम्स है वो माइनस कर दिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट थे, जो अनडिकेड थे 2 हाफ लाइफ्स के बाद वो 1/4 एन नॉट थे। एलसीएम लिया तो ऊपर 4 एन नॉट में से एक एन नॉट माइनस हो जाएगा, तो 3/4 एन नॉट बच गया। अब ये तो था नंबर ऑफ डिकेड एटम्स। अब अगर आपने फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला ये है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स। आप इसको पूरा लिखेंगे, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिकेड एटम्स। नंबर ऑफ डिकेड एटम्स हमारे पास है 3/4 और एन नॉट। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स का फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ डिकेड एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास एन नॉट है, तो ये एन नॉट से एन नॉट कट गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। अच्छा, इसके साथ एक असाइनमेंट है आपके लिए, वो ज़रा सुनेंगे। जनरल फॉर्म में आपने ये फार्मूला लिखना है नंबर ऑफ डिकेड एटम्स का। वो कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स का वो कैसे लिखेंगे? आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनमें से नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, जो कि ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वाले, ये माइनस कर देने, तो ये आपके पास नंबर ऑफ डिकेड एटम्स आ जाएंगे। जब आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से, ये एडिशनल बात बता रहा हूँ, जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स में से नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आप लोग माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डिकेड एटम्स आ जाएंगे nth हाफ लाइफ्स के बाद। फिर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स कर दें, एन नॉट से कॉमन लेकर वो नीचे कट जाएगा और आपके पास एक जनरल फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स का आफ्टर nth हाफ लाइफ्स। ये आपकी असाइनमेंट है, ये कल आपने सॉल्व करना ना हो तो फिर कल मुझे बताएंगे, मैं उसको इंशाल्लाह फिर सॉल्व करके बताऊंगा। ये एमसीक्यू भी आता रहता है। यहाँ पर फिर साथ में वो कह रहा है कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 क्रॉस 10 पर 3 years since the earth is about 5 billion years old. How can you explain why we still can find this element in nature? तो रेडियम का हाफ लाइफ 1620 साल है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 1.6 क्रॉस 10 पर 3 years है। कह रहा है ज़मीन को बने हुए 5 अरब साल हो गए, तो अभी तक रेडियम हमें क्यों मिल रहा है? यानी उसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन जिस सेंस में उसने किया है उससे लग रहा है कि वो कह रहा है कि अगर 1620 साल में ये आधा डिके कर जाता है तो अगले 1620 साल में इसको पूरा डिके कर जाना चाहिए। ज़मीन को 5 अरब साल हो गए तो अभी तक रेडियम नेचर में क्यों मौजूद है, हमें क्यों मिल रहा है? उसकी वजह यह है कि किसी, हमने ये रेडियो एक्टिव लॉ पढ़ा था, n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। n नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स है, n नॉट टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, और लैम्डा जो है वो हमारे पास डिकेइंग कांस्टेंट है, और t टाइम है, गिवन टाइम है जितना उसने दिया है। तो अगर टाइम t इन्फिनिटी होगा तो n की नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स की वैल्यू 0 होगी, यानी सारा मटेरियल जो है वो डिके कर जाएगा। लेकिन अगर t इन्फिनिटी नहीं होता फिर ऐसा नहीं मुमकिन। तो भाई दुनिया को बने हुए, अर्थ को बने हुए, ज़मीन को 5 बिलियन ईयर्स हुए हैं, 5 अरब साल हुए हैं, इन्फिनिटी टाइम तो नहीं हुआ, इसलिए अभी तक रेडियम जो है वो नेचर के अंदर मौजूद है। उसके बाद 21.6 है, डिस्क्राइब अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशन विद मैटर। तो जो वेरियस टाइप्स हैं रेडिएशन की, आप उनकी वो कह रहा है कि इंटरेक्शन डिस्क्राइब करें। तो इंटरेक्शन में जो है वो आपने अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस की इंटरेक्शन का जो टॉपिक पढ़ा था, इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ आपने लिख देनी है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 7000 टाइम्स मैसिव होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयोनाइजेशन पावर बीटा और गैमा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम, 100 टाइम्स आयोनाइजेशन पावर बीटा के मुकाबले में ज़्यादा है, और पेनिट्रेशन पावर 100 टाइम्स कम है। और किसी भी रेडिएशन की, अल्फ़ा, बीटा, गैमा रेडिएशन की जो रेंज है वो 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है, हमने पढ़ा था। वो उसके चार्ज पे, उसके मैस पे, उसकी एनर्जी पे, और जिस मीडियम में वो घुस रहा है वो पार्टिकल, उस मीडियम की डेंसिटी और उस मीडियम के एटम्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे। फिर बीटा की आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो आयोनाइजेशन 2 तरीके से पैदा करते हैं।
हमने पढ़ा था कि वो जाकर इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट टकराते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं या उसको अट्रैक्ट करके निकालते हैं। बीटा पार्टिकल्स भी इलेक्ट्रॉन को जाकर टकरा कर निकालते हैं या बीटा पार्टिकल रिपेल करके निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये हमने पढ़ा था। और गैमा रेडिएशंस के बारे में बता देंगे कि गैमा रेडिएशन वैक्यूम या एयर में इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं, और गैमा रेडिएशन जो है उनका किसी मीडियम के अंदर जो पेनिट्रेशन यानी उनकी इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो फार्मूला हमने पढ़ा था I = I0 e⁻⁻ म्यू एक्स, ये हमने फार्मूला पढ़ा था, वो लिख देना। यानी जो आपने फार्मूले जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी बुक के अंदर वो आपने लिख देनी है। और गैमा 3 तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अगर इनकी एनर्जी 0.5 मेगावाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा होती है तो ये पेयर प्रोडक्शन करते हैं। इनके दरमियान एनर्जी पे ये जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट करते हैं। तो ये हमने इसमें पढ़ा था, वही आपने लिख देना है। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल में आयनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एक्शन ऑफ द टू पार्टिकल्स प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। ये देखें, ये ग्रीन कलर में मैं एक न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट एक ऑर्बिट ड्रॉ कर रहा हूँ न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फर्ज करें पड़ा हुआ है। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर करीब से गुजरते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर जो है, ये इधर से अल्फ़ा पार्टिकल गुजरे, उनके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव का है। अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो अल्फा पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके निकाल देते हैं। या अल्फ़ा पार्टिकल आकर इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और टकराकर इसको आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाल देते हैं, या अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट करके निकालते हैं। बीटा पार्टिकल्स में क्या है, बीटा पार्टिकल्स को हम ये ब्लू कलर से शो कर देते हैं। बीटा पार्टिकल्स ख़ुद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ज़्यादातर केसेस के अंदर। तो ये बीटा पार्टिकल्स जैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरेंगे तो ये उसको रिपेल करके जो है वो निकाल देंगे आउटर मोस्ट शेल से। ये एक ब्लू कलर से हमने बीटा पार्टिकल शो किया। अब बीटा पार्टिकल पे भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो बीटा पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रॉन को जो है वो आउटर मोस्ट शेल से निकालते हैं किसी एटम के, तो बीटा पार्टिकल जो है वो रिपेल करके निकालते हैं। अल्फा पार्टिकल्स अट्रैक्ट करके, बीटा रिपेल करके, ये इनका डिफरेंस है। उसके बाद है नेक्स्ट है अ पार्टिकल विच प्रोड्यूसेस मोर आयोनाइजेशन इज़ लेस पेनिट्रेटिंग। वाई। जो पार्टिकल बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा, आयोनाइजेशन क्या होता है कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना, इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जो पार्टिकल बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है तो वो अपनी एनर्जी बहुत जल्दी ख़त्म कर लेता है आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करने के अंदर, इसलिए वो मीडियम के अंदर ज़्यादा आगे तक घुस नहीं पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए हम कहते हैं कि वो लेस पेनिट्रेटिंग होता है। नेक्स्ट है what information is revealed by the length and shape of the tracks of an incident particle in Wilson cloud chamber। विल्सन क्लाउड चैम्बर में हमें लेंथ, शेप और ट्रैक से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो हमने पढ़ा था द थिक ट्रैक एंड द कॉन्टिन्यूस ट्रैक शो दैट द इंसिडेंट पार्टिकल इज मैसिव एंड इज मोर आयोनाइजिंग हैविंग स्मॉल लेंथ, यानी उसकी पेनिट्रेट कम करता है। अगर जो ट्रैक थिक होता है और स्ट्रेट होता है इसका मतलब पार्टिकल मैसिव है। मैसिव का कैसे पता चला कि अगर स्ट्रेट पाथ है तो इसका मतलब उसका मैस भी ज़्यादा है, इनर्शिया भी ज़्यादा है, इसलिए उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई। और उसकी थिकनेस जो है वो उसकी आयोनाइजेशन पावर को रिप्रेजेंट करती है कि वो ज़्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए थिक ट्रैक बनेगा। जो थिन और डिसकॉन्टिन्यूस ट्रैक होता है या इरेटिक जिगजैग ट्रैक होता है तो वो ये शो करता है कि पार्टिकल का मैस भी कम है, उसकी आयोनाइजेशन पावर भी कम है, और लेकिन उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा है। जिगजैग ट्रैक की लेंथ ओवरऑल जो है वो ज़्यादा होती है, या डेप्थ मीडियम के अंदर ज़्यादा होती है ओवरऑल अगर निकाली जाए डेप्थ। उसके बाद है
इफ़ द ट्रैक हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड हैज़ ग्रेटर लेंथ, और अगर ट्रैक की कोई शेप ना हो लेकिन ये आगे तक शो हो रहा हो, तो इट शोज दैट इंसिडेंट पार्टिकल हैज़ वेरी स्मॉल आयनाइजिंग पावर एंड मच ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर। तो अगर ट्रैक की कोई स्पेसिफिक जो है वो शेप ना हो लेकिन वो मीडियम के अंदर तक, विल्सन क्लाउड चैम्बर के अंदर तक जो है वो शो हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, आयनाइजेशन पावर बहुत कम है। Why must a Geiger tube for detecting alpha particle have a very thin end window, and why does a Geiger-Muller tube for detecting gamma rays not need a window at all? एक गीगर मुलर ट्यूब को जो है वो अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए एक विंडो की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और गैमा के लिए जो है वो ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता? तो देखिए, अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है, तो वो तो हमने पढ़ा था एक पेपर में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसलिए गीगर मुलर ट्यूब में एक थिन एंड जो है वो विंडो रखी जाती है जिसमें से वो पास कर जाएं। गैमा रेडिएशंस की जो पेनिट्रेशन पावर है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनको किसी स्पेसिफिक विंडो की ज़रूरत नहीं होती। तो माइका मटेरियल आमतौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। Describe the principle of operation of solid state detector of ionizing radiation in terms of generation and detection of charge carriers। मैं शॉर्ट वर्ड्स में बताऊंगा। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आपने पढ़ा था, एक पीएन जंक्शन होता है, ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। जब रेडिएशन इसके ऊपर आकर फॉल करती हैं तो इसमें एक रिवर्स करंट पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स क्रिएट होते हैं, एक रिवर्स करंट, और उस रिवर्स करंट का एम्पलीट्यूड इनकमिंग रेडिएशन की जो एनर्जी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक रेडिएशन आती है तो एक करंट पल्स जनरेट होती है, उसको एम्पलीफाई करके काउंट कर लिया जाता है। दो रेडिएशन आती हैं तो उनको दो करंट पल्सेस जनरेट होती हैं, उनको दो काउंट कर लिया जाता है एम्पलीफिकेशन के बाद। और इसमें सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है उसके अंदर 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की भी एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं जी। नेक्स्ट है 21.2 है 12। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म क्रिटिकल मैस? क्रिटिकल मैस से क्या मुराद है? तो हमने पढ़ा था द मैस ऑफ यूरेनियम इन विच वन न्यूट्रॉन out of all neutron produced in a fission reaction produces further fission is called critical mass. The volume of this mass of the uranium is called critical volume. यूरेनियम का वो मैस, एक दफ़ा फिशन होती है यूरेनियम की। फिशन क्या होती है? जब एक न्यूट्रॉन आकर न्यूक्लियस से टकराता है तो न्यूक्लियस के दो टुकड़े अमूमन हो जाते हैं, जिस तरह बेरियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं यूरेनियम से आमतौर पे। तो ऑन दी एवरेज 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब इन तीनों न्यूट्रॉन्स में से कम से कम एक न्यूट्रॉन आगे मजीद फिशन करवाता रहे, आगे फिशन हो उसमें भी एक न्यूट्रॉन, आगे फिशन हो उसमें भी एक, कम से कम एक न्यूट्रॉन फिशन करवाता रहे, तो उसको हम, वो जो मैस है यूरेनियम का जिसमें ऐसा हो रहा हो, उसको क्रिटिकल मैस कहते हैं। और बाद एक बुक में लिखा हुआ था यूरेनियम 236 जो है उसका क्रिटिकल मैस 10 kg होता है, 10 किलोग्राम। फिर साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर जो हमारे पास अवेलेबल यूरेनियम है उसका मैस क्रिटिकल मैस से यानी कम हो तो फिर चेन रिएक्शन होता ही नहीं है, ज़्यादा हो तो चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है जैसे एटम बम में, बराबर हो तो चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड वे में होता है, और जैसा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर होता है। तो ये पढ़ा था। 21.13 है डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर कंपेयर टू द यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल जनरेटेड पावर। वो क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका आप कंपैरिजन करें जो फॉसिल फ्यूल जो जनरेटर्स हैं उनके साथ जो है। तो फॉसिल फ्यूल जो है उसमें उससे बनाए जाने वाले जो जनरेटर्स हैं वो आम अवेलेबल हैं और उनसे ज़्यादा फ्यूल से कम एनर्जी पैदा होती है, एयर और नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसमें थोड़े मैस से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जाती है। देखें, मच मोर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस 2 क्रॉस 10⁻⁷ किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर बिजली का एक यूनिट होता है। तो यानी इससे हम जो है वो
ये 20 लाख यूनिट जो है वो पैदा कर लेते हैं 1 किलोग्राम यूरेनियम से, जस्ट 1 किलोग्राम यूरेनियम से। और ये 20 लाख बनेगा, कितना बन जाएगा ये 10 एक मिनट इसको देख लेते हैं, 7 जीरो लगाकर। 1 2 करोड़ बन रहा है ये, 3 4 5 6 और ये 7। जी, तो उसके साथ जो है 2 करोड़ यूनिट जो है ये प्रोड्यूस होते हैं। और उसके साथ नो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डायरेक्टली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कोई नहीं क्रिएट करता। ये इससे पैदा होने वाली बिजली बड़ी सस्ती होती है। इसका वेस्ट मटेरियल रीयूज भी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यूरेनियम माइनिंग इज़ मोर डेंजरस देन कोयल माइनिंग। कोयले की जो माइनिंग है उसके मुकाबले में यूरेनियम माइनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। न्यूक्लियर वेस्ट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू एरियाज ऑफ द पॉपुलेशन एरिया से, पॉपुलेटेड एरिया से इसको जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस के बगैर नहीं ट्रैवल करवाया जा सकता। न्यूक्लियर वेस्ट इज़ वेरी इंजurious एंड हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। जो इसका वेस्ट मटेरियल है आदमियों के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी ये डेंजरस होता है, आगे ये सर्कुलेट करता है। व्हाट फैक्टर्स मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफ़िकल्ट टू अचीव? तो फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन में हमने पढ़ा था जब दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मर्ज करते हैं तो उनके मर्ज करने की वजह से, फ़र्ज़ करें ये दो न्यूक्लियाई हैं, तो इनके मर्ज करने की वजह से एक हैवी न्यूक्लियस बनता है और उस दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब ये दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में मर्ज क्यों नहीं जल्दी से कर पाते? क्योंकि ये स्ट्रांगली एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इनकी रिपल्शन की वजह से इनको मर्ज करवाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए फ्यूजन रिएक्शन जो है वो मुश्किल से अचीव होता है। और इसके लिए बड़े पैमाने पे इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है। और क्यों इतना टेम्परेचर चाहिए होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना इन न्यूक्लियाई की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इनके आपस में टकराने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन बम में लार्ज स्केल के ऊपर अचीव किया जाता है। वहाँ पर पहले एक एटम बम फटता है, उससे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है और वहाँ पर बड़े स्केल पे लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, जिस तरह ड्यूट्रॉन से मिलके हीलियम बनाता है या प्रोटॉन से मिलके ड्यूट्रॉन बनाता है। तो इस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है क्योंकि मैस एनर्जी में तब्दील होता है। इसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिशन पावर। फिशन पावर प्लांट के सेफ्टी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको स्टोर करने का प्रॉब्लम है, स्टोर करना उसको प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं जो इंसानों के लिए, जानवरों के लिए ख़तरनाक होती हैं। लो लेवल रिलीज ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल इनटू द एयर एंड द ग्राउंड वाटर। तो थोड़े लेवल की जो रेडिएशंस हैं वो एयर या ग्राउंड वाटर के अंदर जाती हैं। द रिस्क ऑफ एन एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। किसी हादसाती तौर पे बड़ी अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी का, रेडिएशंस का खारिज होने का भी रिस्क होता है। जैसा कि जापान के अंदर ये 2-3 साल पहले सुनामी आया था और उसमें वहाँ पर जो उस साहली पट्टी के साथ जो उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट थे वो डैमेज हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने तकरीबन अपने सराउंडिंग का 40 किलोमीटर इलाका जो है उन्होंने खाली करवा लिया था, क्योंकि इनकी रेडिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, कैंसर का बायस भी बनती हैं और अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए ये रिएक्शन तो एटम बम की तरह ही नुकसान पहुंचाता है। ड्यूरिंग फिशन ऑफ यूरेनियम 235 अबाउट 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड दैट कम्स फ्रॉम द series of beta decays of the fission fragments. This fact creates serious problem with respect to the control and safety of the reactors. तो फिशन के दौरान एनर्जी तो बहुत ज़्यादा पैदा होती है लेकिन बीटा पार्टिकल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं फ्रैगमेंट्स के साथ।
जो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। Environmental pollution. Fission power produces no environmental pollution while burning of the coal, oil or and natural gas produces sulfur oxides, carbon dioxide and other poisons that pollute. अब इसमें यह है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर ये डायरेक्टली तो पोल्यूट नहीं करता, लेकिन इसका वेस्ट मटेरियल जो है वो एक प्रॉब्लम होता है। जबकि दूसरे जो हम पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जो कोयले पे चलते हैं, जो फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर या सीएनजी के ऊपर चलते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस जो है वो पैदा करते हैं जो हवा को आलूदा करती हैं। रिसोर्सेज जो है, फिशनेबल मटेरियल्स नॉट इजीली अवेलेबल। आपको यूरेनियम मार्केट के अंदर से नहीं मिलेगा। पेट्रोल डीजल जो है कोयला वो तो मिल जाएगा। नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स ओनली 7% ऑफ यूरेनियम 235। रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम 235 हम इस्तेमाल करते हैं, वो कुदरती तौर पे पाए जाने वाले यूरेनियम में जस्ट 0.7% पाया जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर उसकी परसेंटेज को बढ़ाते हैं, 2 से 4% तक जो है वो हम उसको बढ़ाते हैं। विच इज़ फिशनेबल एंड 99.3% यूरेनियम 238 है, उसमें यूरेनियम 238 99% होता है जो कि फिशनेबल नहीं है। लेकिन अब जो है वो ऐसे रिएक्टर्स भी बनाए जा रहे हैं जिनमें यूरेनियम 238 को भी जो है उसकी भी फिशन करवाई जाती है। फास्ट न्यूट्रॉन्स आकर उससे टकराते हैं, वो पहले नेपच्यूनियम में कन्वर्ट होता है, फिर एक बीटा पार्टिकल एमिट करके जो है वो प्लूटोनियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ जब कोई फास्ट न्यूट्रॉन टकराता है तो उसकी फिशन हो जाती है। बहरहाल ज़्यादातर यूरेनियम 235 को यूज़ किया जाता है, और इसकी मिकदार कुदरती तौर पे पाए जाने वाले यूरेनियम के अंदर बहुत ही कम होती है। हमें पहले इसकी जो मिकदार है वो बढ़ानी पड़ती है, और उसके बाद फिर ये फिशनेबल होता है। What do you understand by the background radiation? State two sources of this radiation. Background radiation क्या है? एक गीगर काउंटर जो है वो एक्टिव पड़ा है, प्लग इन है, और लेकिन उसके साथ वो रेडिएशन को काउंट कर रहा है। हालांकि हमने उसके साथ कोई रेडियो एक्टिव सोर्स रखा नहीं है, तो वो रेडिएशन किधर से आ रही हैं? तो वो रेडिएशन जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में या ज़मीन के क्रस्ट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं उनसे निकल के आ रही हैं। और उनमें सोर्सेस हमने बहुत सारे पढ़े थे। उसमें एक सोर्स कॉस्मिक रेडिएशन हमने पढ़ा था, फिर उसके साथ हमने पढ़ा था हमारी जो ज़मीन का जो क्रस्ट है, अर्थ का क्रस्ट, उसमें रेडॉन पाया जाता है, और वो भी बीटा रेडिएशंस को, अल्फा रेडिएशंस को एमिट करता है। तो कलर टेलीविजन्स के बारे में हमने पढ़ा था, वो एक्सरेज एमिट करता है। तो ये बैकग्राउंड रेडिएशंस के सोर्सेज हमने पढ़े थे। तो आपके जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें यही जो है वो शामिल हैं शॉर्ट क्वेश्चंस।